हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्नेहम में। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 1, जिसका नाम है स्थल मंडल। पार्ट 1 चट्टान मृदा, ज्वालामुखी और भूकंप। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है क्या कहलाती है? तो ये स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल शब्द किससे बना है, तो किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है पृथ्वी का पटल या भूपृष्ठ जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी की मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है, जिसका ऊपरी भाग किस मंडल का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है स्थल मंडल का। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीप से अधिक होती है। क्या महासागरों में क्रस्ट होती है? या तो होती ही नहीं, यदि होती है तो बहुत पतली होती है। संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल 5100 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके कितने क्षेत्र पर महाद्वीपीय स्थल खंडों का विस्तार है? तो ये है 29% क्षेत्रों पे, लगभग 1490 लाख वर्ग किलोमीटर पे। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन सा है? तो ये है चैलेंजर गर्त, मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो ये है 81%। पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात क्रस्ट का निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं चट्टान या शैल। पृथ्वी की क्रस्ट से 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके लगभग 98% भाग की संरचना में 8 तत्वों का ही प्रमुख योगदान रहता है। शेष 92 तत्वों का हिस्सा मात्र 2% होता है। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण होती है। पृथ्वी के क्रस्ट में 2000 खनिज पाए जाते हैं, किंतु इसमें से भी मात्र 6 प्रधान खनिज कौन से हैं? तो ये है पहला फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरक्सीस, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिविन। उपर्युक्त 6 खनिजों के साथ ही कुल 24 खनिज ऐसे हैं जिनसे क्रस्ट की अधिकांश चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन खनिजों को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चट्टान निर्माता खनिज। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को किन 3 भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसे विभाजित किया जाता है आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित चट्टान में। किस चट्टान की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, अर्थात अति तप्त चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, के ठंडे होकर जमने से हुई है? तो ये है आग्नेय चट्टान। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ था, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, किंतु ये रवेदार होती हैं। सबसे ज़्यादा करीब 95% चट्टानें कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं आग्नेय चट्टान। पृथ्वी की प्रारंभिक भूपर्पटीय आग्नेय चट्टानों से बनी होती हैं। अब सभी चट्टानों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही हुआ है। इसी कारण आग्नेय शैलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जनक या मौलिक शैल के नाम से भी जानते हैं। किस शैल को? आग्नेय शैल को। आग्नेय चट्टानों में अप्रवेश्यता अधिक होने के कारण इन पर रासायनिक अपक्षय का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन किस अपक्षय के कारण इनका विघटन तथा वियोजन प्रारंभ हो जाता है? तो ये है यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण। आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, लोहा, क्रोमियम, निकेल, प्लेटिनम, मैग्नीज आदि अनेक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिनका अधिक विस्तार ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इनमें किसका एकदम अभाव पाया जाता है? तो इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य या बहिर्वेदी और आंतरिक या अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनी है, इसलिए इन्हें किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें ज्वालामुखी शैल के नाम से भी जानते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानों के रवे बहुत छोटे होते हैं। इन चट्टानों के सामान्य उदाहरण कौन से हैं? तो ये है गैब्रो और बेसाल्ट। बाह्य आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण भारत के
दक्कन पठार की कौन सी मिट्टी है? तो ये है रेगुर मिट्टी। स्थिति एवं संरचना के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, पतालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पतालीय आग्नेय चट्टान जो होता है का निर्माण भूगर्भ में अत्यधिक गहराई में होता है, जहाँ का तापमान अधिक होने से धीरे धीरे मैग्मा के ठंडा होने के कारण इनमें क्रिस्टल या रवे अधिक पाए जाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो ये है ग्रेनाइट और डोलाराइट। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के साथ लावा के मार्ग में पड़ने वाले दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस हो जाने से होता है। इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख उदाहरण है वैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, शील और डाइक। रासायनिक गुण के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अम्लीय और क्षारीय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा क्षारीय आग्नेय चट्टानों की तुलना में कम होती है या अधिक? तो ये अधिक होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टानें कठोर और मजबूत होती है। इस प्रकार की चट्टान का सर्वप्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो ये है ग्रेनाइट। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में कितने तत्वों की अधिकता पाई जाती है? तो ये लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। गैब्रो, विशाल्ट और डोलोराइट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो ये क्षारीय चट्टान के उदाहरण है। जल, वायु, हिम आदि द्वारा लाए गए कणों या अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? जिनमें रवे नहीं पाए जाते हैं बल्कि अवसादों की परतें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है, तो इसे हम अवसादी या परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये सारे तत्वों के बारे में इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है, परतदार चट्टानें झीलों, सागरों या नदियों में अवसादों के जमा होने से बनती है। फलतः इनका निर्माण जल एवं स्थल दोनों में होता है। इनके निर्माण में कणों और अवसादों के साथ साथ किनका भी योगदान होता है? तो जीवाश्म या वनस्पतियों का। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसका योगदान कितना है? तो इसका योगदान है मात्र 5%। अवसादी चट्टानों में परतें सानिध्य तथा जोड़ मिलते हैं, किस कारण इन पर अपरदन की क्रियाओं का शीघ्र प्रभाव पड़ता है? तो इन चट्टानों की प्रकृति जो होती है कोमल होती है। किसको प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों का अवशेष कहा जाता है, जो अवसादी चट्टानों की परतों में दबकर भार पड़ने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं? तो इसे जीवाश्म कहते हैं। पेड़ पौधों अथवा जानवरों से प्राप्त जैविक पदार्थों के एकीकरण से बनी अवसादी चट्टानों जैविक मूल की चट्टानें होती हैं। जैविक मूल की अवसादी चट्टानों के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ये है कोयला और चूना पत्थर। सेंधा नमक, जिप्सम, शोरा आदि अवसादी चट्टानें हैं। हिमालय और एंडीज जैसे विश्व की विशालकाय वलित पर्वतों की रचना किन चट्टानों से हुई है? तो ये अवसादी चट्टानों से हुई है। किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टान में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। किन नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो ये दामोदर, महानदी और गोदावरी में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर का बना है? तो ये बना है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से। चट्टानों की कठोरता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये मोह स्केल से किया जाता है। जब मैग्मा बुलंद या लेंस के आकार में जमता है तो उसे लैकोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहा जाता है। लैपोलिथ प्रकार की चट्टानें किस महाद्वीप में मिलती हैं? तो ये दक्षिणी अमेरिका में मिलती हैं। आधार पर इसके जमने से जो चट्टान बनती है उसे वैथोलिथ कहते हैं। अमेरिका का इदाहो वैथोलिथ और पश्चिमी कनाडा का कोस्टेरेज वैथोलिथ कहा जाता है। मैग्मा, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उससे किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो इससे निर्माण होता है फैकोलिथ चट्टान का। 1 मीटर से कम मोटाई वाले शील को क्या कहा जाता है? तो उसे शीट कहा जाता है। झारखंड के कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक पैग्माटाइट नामक चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड के ही सिंह भूमि
जिले में किस आंतरिक आग्नेय चट्टान की प्रचुरता है? तो उसमें है डाई की। अवसादी या आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से किन चट्टानों का निर्माण होता है? तो इससे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय या अवसादी चट्टानों के अतिरिक्त कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार प्रक्रिया को अति रूपांतरण कहा जाता है। भूपर्पटी में मौजूद अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय चट्टानों के खनिजों में जब द्रवों का पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे किस प्रकार का रूपांतरण कहते हैं? तो उसे तापीय रूपांतरण अथवा समस्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा अथवा लावा चट्टानों के संपर्क में आता है तो चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है तथा भारी दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तन होता है। दबाव के कारण हुए परिवर्तन को किस प्रकार का रूपांतरण कहा जाता है? तो इसे गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहा जाता है। कौन सी चट्टानें प्राणियों को के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? तो ये चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है इसमें मृदा। चट्टानों के अपक्षय विघटन तथा वियोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ढीले तथा असंगठित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वैल या मृदा कहते हैं। मृदा के सर्वोपरि भाग को वास्तविक मृदा तथा आधार चट्टान के विघटित एवं वियोजित ऊपरी भाग को निचली मृदा कहा जाता है। इनमें से किस मृदा में सभी प्रकार के पौधे उगते और पनपते हैं? तो वास्तविक मृदा में। मृदा एक प्राकृतिक त्रिआयामी पिंड है जिसके गुणधर्म तीनों दिशाओं, लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई में परिवर्तनीय है। मृदा के इस त्रिआयामी रूप को क्या कहते हैं? तो इसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा पृष्ठ अथवा जुताई परत मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी परत है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैवांश होता है। इस जैवांश के कारण मृदा का रंग कैसा हो जाता है? तो ये काले रंग का हो जाता है। मृदा की गहराई अत्यधिक ढलान वाले पहाड़ों पर कुछ सेंटीमीटर होती है। जिस प्रकार के निक्षेपों में मृदा सर्वाधिक मोटी अथवा कई मीटर गहरी हो सकती है, तो ये जलोढ़ निक्षेपों में मृदा के 4 अवयव होते हैं: खनिज पदार्थ, जैवांश, जल तथा वायु। किस मृदा में खनिज पदार्थ का अंश सबसे अधिक लगभग 95 से 98% होता है? तो ये शुष्क पृष्ठ मृदा में। मृदा के आयतन का 50% हिस्सा पृष्ठ मृदा का होता है जिसमें खनिज पदार्थ और जैवांश होते हैं। शेष ठोस कणों के बीच रंध्राकाश 50% आयतन होता है जिसमें कौन से 2 अवयव होते हैं जिनका अनुपात परस्पर घटता बढ़ता रहता है? जल और वायु। जब वर्षा होती है तो मृदा के रिक्त स्थान का जल भर जाता है तथा वायु का अंश कम हो जाता है। मृदा से जल के अंतःस्रवण तथा वाष्पीकरण द्वारा ह्रास होने से वायु का अंश बढ़ जाता है। मृदा के संघटकों में सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा होता है? तो इसमें खनिज पदार्थ का हिस्सा होता है जो कि 38 से 47.12% तक होता है। मृदा वायु का संगठन वायुमंडलीय वायु से भिन्न होता है। इसमें मृदा के ऊपर विद्यमान वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन कम या कार्बन डाई तो ऑक्सीजन कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक होता है। पॉलीथीन की परत बिछाकर, जिसे पॉलीथीन मल्चिंग, भूमि के तापमान में वृद्धि करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इससे मृदा सूर्यीकरण कहते हैं। मृदा सूर्यीकरण तकनीकी मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए कारगर साबित होती है। यह तकनीकी किसके नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो ये खरपतवार के नियंत्रण में। 19वीं शताब्दी के अंत में किस देश के वैज्ञानिकों ने मृदा संक्रमण नियंत्रण के लिए मृदा सूर्यीकरण तकनीकी का विकास किया? तो इसका विकास किया था इजराइल ने। किसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण तथा मृदा का विस्तृत अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास।